एक बहू और 1000 नखरे। सुबह के 8 बज रहे हैं। गोकुल निवास की रसोई में मीना पसीने से तरबतर होकर नाश्ता बना रही है, जबकि डाइनिंग टेबल पर सरोज देवी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बहू के आने का इंतजार कर रही है और कहती है, मीना, आज फिर 8 बज गए। वो महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? सूरज सिर पर आ गया है और हमारी नई बहू के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। माँ जी, मैंने 3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से जवाब आया कि अभी ब्यूटी स्लीप चल रही है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ इसके रोज रोज के ब्यूटी स्लीप से। पता नहीं आज के जनरेशन के बच्चों को ये क्या लत लगती जा रही है। तभी सीढ़ियों से तानिया उतरती है। उसके हाथ में आईफोन है और चेहरे पर महंगा फेस मास्क। उसने रेशमी नाइट सूट पहना है, जिसे देखकर सरोज देवी का पारा चढ़ जाता है। तानिया सबसे एक ही बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे मॉर्निंग तो गुड नहीं है, क्योंकि रात को एयर प्यूरिफायर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी स्किन कितनी डल लग रही है ना? बहू, यहाँ स्किन नहीं, रसोई की इज्जत डल हो रही है। इस घर की रस्म है कि बहू सूरज उगने से पहले उठती है और रसोई संभालती है। तुम यहाँ फेस मास्क लगाकर घूम रही हो, ये क्या तरीका है? तानिया ने बड़े नखरे से कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसने मेज पर रखी पराठों की थाली को ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। रमेश जी ने अखबार के पीछे से नजरें घुमाई। फिर तानिया नखरे भरे अंदाज में कहती है, ओह माय गॉड, ये तेल से लथपथ पराठे। मम्मी जी, क्या आप मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की साजिश कर रही हैं? मुझे तो एवोकाडो टोस्ट और ओट्स मिल्क चाहिए। इतना ऑयली नाश्ता मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, हमारे घर में तो पीढ़ियों से यही नाश्ता बन रहा है। और ये ओट्स मिल्क क्या होता है? दूध तो गाय देती है, ये ओट्स कहाँ से दूध देने लगे? आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट में नजरें गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो आग और भड़क जाएगी, पर सरोज देवी ने उसे बीच में घसीट ही लिया और आर्यन से कहती है, आर्यन, देख रहा है अपनी बीवी के नखरे? कल इसे मोगरे की महक से एलर्जी थी, परसों इसे मंदिर की घंटी से सिर दर्द था, और आज इसे हमारे खाने से दिक्कत है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मैं तो इसके रोज रोज के नखरे से पागल हो जाऊंगी। थोड़ा समझा इसको। माँ, वो तानिया को थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। तानिया प्लीज आज खा लो ना, भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। देखो, अगर तुम्हें तबीयत खराब होने का डर है तो थोड़ा कम ही खाना। आर्यन की बातें सुनकर तानिया ने अपनी उंगली की टिप से पराठे को छुआ और फिर नाक सिकोड़ ली। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया और फिर जोर से आह भरी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर कहने लगी, मेहनत तो जिम में भी होती है आर्यन, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी अनहेल्दी खा लूं। मम्मी जी, मेरे लिए अलग से हिमालयन पिंक सॉल्ट मंगवा दीजिए। मुझे नॉर्मल नमक से ब्लोटिंग होती है, मैं इसे नहीं खा सकती। भाभी, नमक तो नमक होता है, अब हिमालय से मंगवाओ या समुद्र से। यहाँ 100 काम पड़े हैं और आपको नमक के रंग की चिंता है। क्या बच्चों जैसे नखरे कर रही हैं? जो भी है खा लीजिए, आखिर घर के और सभी लोग तो खा ही रहे हैं ना। तानिया ने मीना की तरफ एक तिरछी नजर डाली। उसे पता था कि मीना को जलन हो रही है, क्योंकि तानिया को काम नहीं करना पड़ रहा। दादी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और हंसने लगी। अरे सरोज, ये तो अभी ट्रेलर है। इस बहू के पास 1000 नखरे हैं और हर नखरे की एक नई कहानी। आज नमक गुलाबी चाहिए तो कल पानी भी नीले रंग का मांगेगी। और ढूंढो रंग बिरंगी बहू। हंसी मत माँ जी। बहू, आज दोपहर को पूजा है और तुम्हें साड़ी पहनकर बैठना होगा। ये नाइट सूट और फेस मास्क उतारो और तैयार हो जाओ। तानिया ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया। उसे साड़ी पहनने के नाम से ही चिढ़ थी। ऊपर से भारी गहने पहनना उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। तानिया ने फटाक से जवाब दिया, साड़ी इन दिस वेदर? मम्मी जी, मेरा फैब्रिक सेंस बहुत सेंसिटिव है। मुझे सिर्फ प्योर शिफॉन चाहिए, वो भी पेस्टल कलर्स में। ये लाल पीले बनारसी साड़ी पहनकर मैं किसी जोकर जैसी लगूंगी। मैं नहीं पहन सकती। जोकर लगो या रानी, पहननी तो वही पड़ेगी जो मैंने निकाली है। और याद रखना, अगर पूजा में तुम्हारे नखरे शुरू हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तानिया उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी, पर जाते जाते
उसने एक और बम फोड़ दिया। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को देखा और फिर उसे छोड़ दिया और पानी पर तंज कसते हुए बोली, वैसे मम्मी जी, क्या इस घर का पानी कॉपर चार्ज्ड है? अगर नहीं है तो मेरा डाइजेशन खराब हो सकता है। आर्यन, मेरे लिए मटके का नहीं, एल्कलाइन वाटर मंगा दो। आज से मैं वही पीऊंगी। तानिया, अब क्या पानी भी विदेश से मंगाओ? चुपचाप जो मिल रहा है पी लो, वरना माँ मुझे घर से निकाल देगी। सरोज देवी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस नखरेबाज बहू को कैसे सुधारे। उधर रसोई में मीना बुदबुदा रही थी और तानिया अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को कॉल लगाने लगी और कॉल पर बात करते हुए कहती है, यार नेहा, ये घर है या कोई म्यूजियम? यहाँ तो लोग सांस भी पुराने जमाने के हिसाब से लेते हैं। मम्मी जी तो हिटलर की नानी है, हर चीज में डिसिप्लिन। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन रही हूँ मैं, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। काश कि तुम्हारा हाथ भी काम में इतना ही चलता। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। तानिया ने फोन रखा और आईने में खुद को देखा। उसने ठान लिया था कि वो सरोज देवी के अनुशासन को अपने नखरों से मात देकर रहेगी। गोकुल निवास की शांति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तानिया खुद से कहती है, देखते हैं मम्मी जी, आपकी जिद जीतती है या मेरे नखरे। आज की पूजा तो यादगार बनकर ही रहेगी। अभी क्या याद रखेंगी कि कैसी बहू से पाला पड़ा है। दोपहर के 12 बज चुके थे। पंडित जी आ गए थे और पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। सरोज देवी ने सबको नीचे बुलाया, पर तानिया का कहीं पता ही नहीं था। आर्यन, अपनी बीवी को लेकर आ। पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं। अगर वो अब भी तैयार नहीं हुई है तो मैं खुद ऊपर जाकर उसे खींच के लाऊंगी। जल्दी जा। माँ, वो आ रही है, बस थोड़ा टचअप कर रही है। उसने कहा कि लाइटिंग के हिसाब से उसका मेकअप मैच नहीं कर रहा। तभी तानिया नीचे उतरी, पर उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने साड़ी तो पहनी थी, पर उसके साथ उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और हाथ में एक छोटा सा बिजली वाला पंखा ले रखा था। अरे, ये जजमान की पत्नी है या किसी फिल्म की शूटिंग से आई हीरोइन? अरे चश्मा उतारिए बहू, भगवान को तो कम से कम सीधा देखिए। सॉरी पंडित जी, ये यूवी रेज बहुत तेज है और मुझे माइग्रेन हो सकता है। और मम्मी जी, इस पंखे के बिना मैं एक सेकंड नहीं बैठ सकती। मुझे गर्मी से एलर्जी है। सरोज देवी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें लगा कि उनके खानदान की नाक कट रही है। रमेश जी ने अपनी हंसी रोकने के लिए अखबार से अपना मुंह पूरी तरह ढक लिया। तान्या, ये तमाशा बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो। ये पंखा और चश्मा अभी इसी वक्त हटाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मम्मी जी, रूल्स तो रूल्स होते हैं, पर हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं बेहोश हो गई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने नखरे किए। मैं कह रही हूँ, जब मुझे दिक्कत है तो आप क्यों नहीं समझ रही हैं? दादी ने ताली बजाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। गोकुल निवास में आज परंपरा और नखरों के बीच एक ऐसा दंगल शुरू हुआ था जिसका अंत किसी को पता नहीं था। फिर दादी कहती है, वाह रे मेरी बहू, 1000 नखरे और एक अकेली सास। सरोज, आज तो तू हार गई। इस लड़के ने तो भगवान के सामने भी अपनी शर्त रख दी। अब आगे क्या होगा, अब भगवान ही जाने। थैंक यू दादी, कम से कम आप तो मुझे समझती है। अब पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, पर थोड़ा फास्ट। मुझे 3 बजे अपना स्किन रूटीन फॉलो करना है। अपने हेल्थ से मैं किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हो कि उन्हें पिछले जन्म के किस पाप की सजा मिली है। तान्या ने बड़े नखरे से चश्मा थोड़ा नीचे किया और मुस्कुराकर अपनी सास की तरफ देखा। पूजा खत्म हो चुकी है, पर घर का माहौल अब भी गर्म है। सरोज देवी ने तय कर लिया है कि तान्या के नखरों का इलाज काम से ही होगा। उन्होंने अपनी बड़ी बहू मीना को किनारे ले जाकर एक गुप्त योजना बनाई और उसे अच्छे से समझाया और कहा, मीना, आज शाम का पूरा खाना तान्या बनाएगी। और हाँ, रसोई की एसी और पंखा दोनों खराब कर दो। जरा देखे इसके नखरे गर्मी में कितने टिकते हैं। जब गर्मी में खाना बनाएगी तब इसकी सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
वैसे भी इसे हाथ लगाने की आदत नहीं है। आज आटे और पसीने में इसके स्किन का सारा ग्लो निकल जाएगा। तब समझ में आएगा कि काम करने और नखरे दिखाने में कितना अंतर होता है। शाम के 4 बज रहे हैं। तान्या अपने कमरे में नेटफ्लिक्स देख रही है। तभी सरोज देवी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। उनके हाथ में रसोई की चाबियां थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। सरोज देवी तान्या से कहती है, बहू, आज मीना की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे घुटनों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आज रात का खाना तुम्हारे हाथ का होगा। और सुनो, बाहर से ऑर्डर करने का सोचना भी मत, क्योंकि हमें बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है। ओह गॉड, कुकिंग! मम्मी जी, किचन में तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक पाऊंगी। मुझे आग की गर्मी से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी स्किन हीट सेंसिटिव है। डॉक्टर ने आग से दूर रहने को कहा है। सरोज देवी ने तान्या की बातों को अनसुना कर दिया और उसे खींचकर रसोई में ले गई। रसोई में घुसते ही तान्या ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, क्योंकि वहां उमस बहुत ज्यादा थी। वो खुद को बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। What? यहाँ पंखा क्यों नहीं चल रहा? और ये लाइट इतनी डिम क्यों है? आर्यन, जल्दी आओ। यहाँ सरवाइव करना मेरे बस की बात नहीं है। आर्यन अभी बाजार गया है। पंखा खराब है और मैकेनिक कल आएगा। अब चुपचाप ये सब्जियां काटो और चूल्हा जलाओ, वरना रात को सबको भूखा सोना पड़ेगा। सरोज देवी बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई और छिपकर रसोई का नजारा देखने लगी। तान्या ने बड़े नखरे से अपने रेशमी दुपट्टे को कमर में बांधा और चाकू उठाया, जैसे वो कोई तलवार हो। ये चाकू कितना बेकार है। और ये प्याज, छी, इसकी स्मेल मेरी नाक में घुस जाएगी। मम्मी जी, क्या हमारे पास टीयर्स फ्री प्याज नहीं है? भाभी, प्याज तो रुलाने के लिए ही होते हैं। जल्दी कीजिए, वरना ससुर जी के आने का वक्त हो जाएगा और उन्हें देर से खाना पसंद नहीं है। अब नखरेबाजी बंद कीजिए। आधे घंटे बाद तान्या का बुरा हाल था। उसका फेस मास्क पसीने से बहकर उसकी गर्दन तक आ गया था। उसने गुस्से में चूल्हा जलाया, पर लाइटर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे मीना ने गीला कर दिया था। तान्या परेशान होकर कहती है, हे भगवान, ये लाइटर भी डेड है। क्या इस घर में कुछ भी स्मार्ट नहीं है? मम्मी जी, मुझे माचिस से डर लगता है। इससे विस्फोट हो सकता है। मैं आग कैसे जलाऊं? कोई दिक्कत नहीं है बहू, डरो मत। माचिस जलाओ और रोटियां तवे पर डालो। और हाँ, याद रखना, रोटियां गोल होनी चाहिए, नक्शा नहीं बनाना है। तान्या ने जैसे तैसे आग जलाई और आटा गूंथना शुरू किया। उसने आटे के परत में अपनी उंगलियां डाली और उसे लगा जैसे वो किसी कीचड़ में फंस गई हो। उसके लंबे नाखून आटे से भर गए। तान्या झुंझला कर कहती है, आर्यन, देखो मेरा मैनिक्योर बर्बाद हो गया। मम्मी जी, ये आटा बहुत चिपचिपा है। क्या हम रेडीमेड रोटियां नहीं मंगवा सकते? तान्या, क्या हुआ? रसोई में इतना धुआं क्यों है? माँ, आपने इसे अकेले यहाँ क्यों छोड़ दिया? ये चाय भी नहीं बना पाती, फिर ये खाना कैसे बनाएगी? आर्यन को देखते ही तान्या ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने अपने आटे वाले हाथ आर्यन के सफेद शर्ट पर लगा दिए और उसके गले लग गई। सरोज देवी ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आर्यन, देखो मम्मी जी मुझसे लेबर वर्क करवा रही है। यहाँ पंखा भी नहीं है और ये प्यास मुझे टॉर्चर कर रही है। मेरी आईलैशेस झड़ने लगी है गर्मी से। लेबर वर्क? खाना बनाना कर्तव्य होता है बहू। और आर्यन, तू चुप रहे। आज इसे खाना बनाना ही होगा। ये इसके नखरों का डिटॉक्स है। तू बीच में मत पड़। तान्या ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछी। उसके दिमाग में एक नया नखरा आया। उसने गैस बंद की और बड़े स्टाइल से अपनी गीली जुल्फें पोंछ ली और कहती है, ओके मम्मी जी, अगर आप चाहती है कि मैं कुक करूं तो मैं करूंगी, पर मेरा एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे किचन में ब्लूटूथ स्पीकर्स और एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए, वरना मेरा पोस्चर खराब हो जाएगा। अरे भाई, ये रसोई है या जिम? बहू, जो है उसी में बना लो। हम सबको भूख लगी है, अब और कितना इंतजार करवाओगी? पापा जी, बिना म्यूजिक के मेरी पॉजिटिव एनर्जी खाने में नहीं जाएगी, और अगर खाना नेगेटिव बना तो आप सबको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चॉइस आपकी है, जैसा कहें।
दादी अपनी व्हीलचेयर पर रसोई तक आई और तानिया के आटे वाले चेहरे को देखकर जोर से ठहाका लगाया। उन्हें तानिया के पलटवार में बड़ा मजा आ रहा था। दादी बोली, सरोज हार मान ले, तेरी बहू ने हेल्थ और हाइजीन का ऐसा खेला खेला है कि तू कुछ नहीं बोल पाएगी। चल बहू, तू बाहर जा, आज मैं सबको अपनी पसंद का पकौड़ा बनाकर खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, आज तो ये बनाकर ही रहेगी। तान्या, जाओ और रोटियां बनाओ, वरना मैं तुम्हारा ये फोन 7 दिन के लिए जब्त कर लूंगी। तानिया का चेहरा उतर गया। फोन जब्त होने की बात सुनकर उसने तुरंत बेलन उठाया। उसने पहली रोटी बेली, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनी थी। उसने उसे तवे पर डाला और जानबूझकर उसे जलने दिया। ओप्स, ये तो चारकोल फ्लेवर्ड रोटी बन गई। मम्मी जी, आजकल ये बहुत ट्रेंड में, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप पहली रोटी खाएंगी? आपको अच्छी लगेगी। ये रोटी है या कोयला? तान्या, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। मीना, जरा चखो तो ये इसने क्या बनाया है। माँ जी, दाल में नमक की जगह इसने पिसी हुई चीनी डाल दी है। ये कह रही है इसे खट्टा मीठा गुजराती टच दे रही है। पूरा घर तानिया के इस कुकिंग एक्सपेरिमेंट से दहल गया। सरोज देवी समझ गई कि तानिया को काम सिखाना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तानिया ने बड़े नखरे से अपना हाथ धोया और लोशन लगाने लगी। सॉरी मम्मी जी, मेरी क्रिएटिविटी शायद आप लोगों के टेस्ट से मैच नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, बहुत टैनिंग हो गई है। ओह गॉड। जा, चली जा। मीना, तू ही बना खाना। इस लड़की के 1000 नखरे सहना आसान नहीं है, पर इसके हाथ का खाना खाना मौत को दावत देना है। तानिया मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और आर्यन को आंख मार दी। आर्यन ने राहत की सांस ली। सरोज देवी रसोई की चौखट पर माथा पकड़कर बैठ गई, जबकि दादी और रमेश जी दबे पांव हंस रहे थे। मेहरा निवास में आज सुबह से ही चहल पहल थी। निर्मला जी, जो कि मेहर निवास की मालकिन है, अपनी छोटी बहू मीरा को हिदायत देते हुए कहती है, मीरा, अगले इतवार तुम्हारे ससुर जी की बरसी है। शहर की पूरी बिरादरी और पुराने व्यापारिक मित्रों को न्योता भेज दिया गया है। पूरे 200 लोगों का खाना घर की रसोई में ही बनेगा। माँ जी, 200 लोगों का खाना? इस बार तो हमने सोचा था कि सिल्वर स्पून केटरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। किचन में इतनी जगह भी तो नहीं है। और मीरा की बात अभी अधूरी ही थी कि बैठक में बिछा मखमली सन्नाटा अचानक भारी हो गया। मेहरा निवास की दीवारें गवाह थी कि यहाँ फैसले सुनाए जाते थे, सलाह नहीं ली जाती थी। निर्मला जी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आदेश और अधिकार के बीच की धुंधली रेखा को मिटा रही थी। मीरा की बातें सुनकर मीरा की जेठानी पल्लवी सोफे पर पसारते हुए बोल पड़ती है, अरे मीरा, तुम भी ना माँ जी के उसूलों को अभी तक नहीं समझ पाई। बाहर का खाना खिलाकर क्या हम मोहल्ले में अपनी थू-थू कराएंगे? क्यों माँ जी? पल्लवी की बातों में चाशनी कम और चुभन ज्यादा थी कि रसोई की इस आग में घी डालने से उसका अपना पल्ला झाड़ना आसान हो जाएगा। शहर की इस पॉश कॉलोनी में भी निर्मला जी ने गांव जैसी सख्ती बरकरार रखी थी। थू-थू की बात नहीं है पल्लवी, बात अपने मान सम्मान और इज्जत की है। इस घर के रसोई से निकले धुएं में जो बरकत है, वो शहर के इन फैंसी होटलों में कहाँ। मीरा, तुम पढ़ी लिखी हो, मैनेजमेंट जानती हो। 200 लोगों का मैनेजमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मम्मी, 200 लोग मतलब कम से कम 4 तरह की सब्जी, 2 तरह का मीठा, सलाद, पापड़ और पुलाव भी होना चाहिए। और हाँ, मेरे ससुराल से भी सवार है। अगर नमक मिर्च ऊपर नीचे हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। रीना, बात नाक की नहीं, हाथ बटाने की है। माँ जी, अगर हम सब मिलकर करें तो शायद मुमकिन हो। पल्लवी भाभी, आप मीठा बनाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं? मीरा का ये सवाल एक सीधा हमला था। पल्लवी, जो पिछले 10 सालों से इस घर में सिर्फ ऑर्डर देने की आदी हो चुकी थी, उसने बड़ी ही चतुराई से अपने हाथ पीछे खींच लिए। शहर की ऊंची सोसाइटियों में किटी पार्टी करने वाली पल्लवी के लिए रसोई एक टॉर्चर रूम से कुछ कम नहीं थी। पल्लवी नौटंकी करते हुए झूठी आह भरने लगती है और मीरा से कहती है,
ओह मीरा, तुम्हें तो पता है मेरा माइग्रेन कितना बढ़ गया है। डॉक्टर ने चूल्हे की गर्मी से दूर रहने को कहा है मुझे, वरना क्या मैं अपनी छोटी बहन जैसी देवरानी की मदद नहीं करती? बस करो पल्लवी, बहाने रहने दो। मीरा, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। महाराज सब्जियां काट देगा, सफाई वाला बर्तन धो देगा, लेकिन मसालों का अनुपात और आंच का हिसाब सिर्फ तुम्हारा होगा। निर्मला जी का फैसला अंतिम था। उन्होंने पान का बीड़ा मुंह में दबाया, जिसका मतलब था कि अब बहस की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मीरा ने एक नजर अपनी ननद रीना पर डाली, जो अपने जेठानी की बातों पर दबी जुबान से मुस्कुरा रही थी। रीना मीरा को ढांढस बढ़ाते हुए कहती है, भाभी टेंशन मत लो, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव कर दूंगी कि मेहरा हाउस की ट्रेडिशनल कुकिंग। लोग देखेंगे तो आपकी वाहवाही होगी। वैसे मेन्यू में शाही पनीर मत भूलना, मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। जरूर रीना, और अगर तुम फोटो खींचने के बजाय लहसुन छीलने में मदद कर दोगी तो पोस्ट और भी ऑथेंटिक लगेगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। मीरा की इस बेबाकी की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पल्लवी ने अपनी फाइलिंग रोकी और निर्मला जी की भौहें तन गई। शहर की शालीनता के पीछे छिपी ये खींचातानी अब खुलकर सामने आने लगी थी। निर्मला डपट कर बोलती है, बहस बंद करो मीरा, कल सुबह 4 बजे से तैयारी शुरू होनी चाहिए। घी का डिब्बा और मसालों की पेटी भंडार घर से निकलवा लेना। और पल्लवी, तुम मेहमानों की लिस्ट दोबारा चेक करो, किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए। जी माँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। वैसे भी पढ़ने लिखने का काम मुझसे बेहतर कौन करेगा? पल्लवी झट से उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं मीरा उसे रसोई की किसी और जिम्मेदारी में न फंसा ले। रीना भी अपने फोन के साथ बालकनी की तरफ निकल गई। अब बैठक में सिर्फ निर्मला जी का दबदबा और मीरा की खामोश चिंता बाकी थी। माँ जी, 200 लोगों के लिए हलवाई वाली बड़ी कढ़ाइयाँ मंगवानी पड़ेंगी और गैस के 2 अतिरिक्त चूल्हे भी। सब इंतजाम हो जाएगा, बस नीयत साफ रखना। इस घर की इज्जत अब तुम्हारी रसोई के धुएं पर टिकी है। याद रखना मीरा, जो बहू 200 लोगों का पेट नहीं भर सकती, वो खानदान क्या संभालेगी? निर्मला जी के ये शब्द मीरा के कानों में किसी चुनौती की तरह गूंज रहे थे। शहर के इस आलीशान बंगले में, जहां एयर कंडीशनर की ठंडी हवा बहती थी, मीरा को अभी से पसीने आने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक बरसी का खाना नहीं है, बल्कि उसके वजूद की एक परीक्षा है। भाभी, वो केसरिया खीर में मेवे थोड़े ज्यादा डालना, पिछली बार कम थे। बेहतर होगा रीना कि तुम मेवे खुद काट दो, ताकि तुम्हारी पसंद का कोई शक न रहे। मीरा के इस पलटवार ने रीना का मुंह बंद कर दिया। मेहरा निवास की फिजा बदल रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ शहर के इस शांत घर में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैलने वाली थी। 200 लोगों का खाना अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। मीरा बालों में जूड़ा करते हुए आती है और पुराना रसोइया महाराज, जो कि सुबह होते ही किचन में काम करना शुरू कर दिया है, उसको रसोई का सारा कामकाज समझाती है और पूछती है, महाराज, चूल्हे जल गए? केसर को दूध में भिगो दिया? और सुनिए, प्याज का पेस्ट अलग और टमाटर की प्यूरी अलग रहनी चाहिए। बहू जी, 200 लोगों का हिसाब है, हाथ कांप रहे हैं। शहर के बड़े साहब लोग आएंगे, अगर नमक भी तेज हुआ तो मालकिन हमें छोड़ेंगी नहीं। महाराज की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। सुबह के 5 बजे भी शहर की उमस रसोई की चिमनियों को चुनौती दे रही थी। रसोई घर, जो आमतौर पर सिर्फ नाश्ते की हल्की महक से महकता था, आज मसालों के तीखेपन से भर चुका था। मीरा के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे शिकारी अपना जाल बिछा चुका हो। इतने में पल्लवी नींद भरी आंखों से उठकर रसोई में आती है और कहती है, अरे बाप रे, इतनी सुबह इतना शोर! मीरा, कम से कम मिक्सर तो धीरे चलाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। और ये क्या, तुमने पनीर के टुकड़े इतने बड़े क्यों रखे हैं? भाभी, शाही पनीर में पनीर दिखना चाहिए, घुलना नहीं। और अगर आपकी नींद खराब हो रही है तो थोड़ी चाय पी लीजिए, स्लैब पर रखी है। वैसे भी आज आपको मेहमानों की लिस्ट फाइनल करनी है। पल्लवी ने चाय का कप उठाया, लेकिन उसकी नजरें मीरा की फुर्ती पर टिकी थी।
उसे उम्मीद थी कि मीरा घबराएगी, मदद मांगेगी और फिर पल्लवी उसे एहसान जताएगी, पर यहां तो नजारा ही कुछ और था। मीरा एक साथ 3 बर्नरों पर नजर रख रही थी। गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस, मेरी स्वीट सी भाभी आज 200 लोगों का खाना बना रही है। भाभी जरा स्माइल कीजिए। रीना, अगर स्माइल के साथ ये इलायची कूट दोगी तो फ्लेवर और भी ऑथेंटिक आएगा। और सुनो, मम्मी जी ने कहा है कि रायते के लिए बूंदी घर पर ही झाड़नी है। जरा बेसन फेंट दो। रीना का चेहरा उतर गया। लाइव वीडियो के चक्कर में वो खुद ही फंस गई थी। उसने बेसन के कटोरे को ऐसे छुआ जैसे वो कोई बम हो। शहर की मॉडर्न लड़की के लिए रसोई का ये रूप किसी डरावने सपने जैसा था। पल्लवी ने कोहनी मारकर रीना को इशारा किया, बच के निकल लो। अरे मीरा, रीना को ये सब कहाँ आता है? बेचारी के नाखून खराब हो जाएंगे। और ये देखो, तुमने दाल में तड़का अभी से लगा दिया। शाम तक तो खुशबू ही उड़ जाएगी। भाभी, ये पहला तड़का है। असली तड़का तो परोसते वक्त लगेगा। आप चिंता मत कीजिए। बस ये देख लीजिए कि चांदी के बर्तन चमक रहे हैं या नहीं। मम्मी जी की नजर सबसे पहले बर्तनों पर ही जाती है। मीरा की बातों से पल्लवी चिढ़ जाती है। उसे लगा था कि वो मीरा को टोक कर उसका कॉन्फिडेंस गिरा देगी, लेकिन मीरा तो जैसे हर सवाल का जवाब तैयार करके ही बैठी थी। तभी भारी कदमों की आहट हुई और रसोई में सन्नाटा छा गया। निर्मला जी अपने हाथ में लाठी लिए, जो उनकी सत्ता का प्रतीक थी, अंदर आई। काम कहाँ तक पहुंचा? खुशबू तो ठीक आ रही है, पर रंगत देखनी बाकी है। मीरा, खीर में शक्कर अभी मत डालना। जी माँ जी, खीर को गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। और हाँ, मैंने सुना है कि आपके मायके में खीर में थोड़ा जायफल डालते थे। मैंने वही मंगवाया है। निर्मला जी की कठोर आंखों में एक पल के लिए नमी चमकी। उन्हें अपनी पसंद याद रखे जाने की उम्मीद नहीं थी। पल्लवी और रीना ने एक दूसरे को देखा। उनका पासा उल्टा पड़ता दिख रहा था। मीरा ने सीधे सासू मां के दिल पर वार किया था। निर्मला मीरा के व्यवहार से थोड़ा पसीज रही थी। फिर रीना निर्मल को मक्खन लगाने की कोशिश करती है। मम्मी, मैं सोच रही थी कि स्टार्टर्स में हम कुछ फ्यूजन रखें। आजकल शहर में वही ट्रेंड में है। रीना, ये बरसी है, कोई किटी पार्टी नहीं। यहाँ जुबान को स्वाद और पेट को शांति चाहिए, फ्यूजन का कचरा नहीं। मीरा जो कह रही है ठीक है, तुम दोनों बस रुकावट मत डालो। निर्मला की बातें सुनकर पल्लवी और रीना के होश उड़ गए। निर्मला इतना कहकर वहां से चली जाती है। निर्मला के जाते ही पल्लवी ने पैर पटका। रसोई की गर्मी अब सिर्फ चूल्हे से नहीं, बल्कि ईर्ष्या से भी बढ़ रही थी। बाहर सूरज चढ़ रहा था और अंदर 200 लोगों की दावत का दबाव। तभी गेट पर एक बड़ी गाड़ी रुकी। शहर के मशहूर मसाला व्यापारी की गाड़ी। ये कौन आया इतनी सुबह? मीरा, तुमने किसी को बुलाया है क्या? हाँ, ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जिनके बिना मेहरा परिवार का स्वाद अधूरा है। भाभी, अब असली काम शुरू होगा। क्या आप तैयार हैं या फिर माइग्रेन वापस आ गया? मीरा ने पल्लवी से चुटकी लेते हुए कहा। मीरा की आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने रसोई के दरवाजे ऐसे खोले जैसे किसी बड़े राज से पर्दा उठा रही हो। पल्लवी और रीना को समझ नहीं आ रहा था कि मीरा के पास ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जो उसने अभी तक छिपा कर रखा था। शहर की ये सुबह अब एक बड़े ड्रामे की ओर बढ़ रही थी। महाराज, अब पर्दा उठाइए। आज शहर देखेगा कि मेहरा निवास की रसोई में सिर्फ खाना नहीं, इतिहास पकता है। रसोई के बाहर वाले आंगन में अब 4 बड़े पीतल के चूल्हे दहक रहे थे। मोहल्ले की वो पुरानी औरतें जिन्हें निर्मला जी की सहेलियां माना जाता था, वहां खड़ी थी। मीरा ने सिर्फ खाना नहीं बनाया था, उसने निर्मला जी की पुरानी ब्रिगेड को ही काम पर लगा दिया था। पल्लवी और रीना का खेल अब खत्म होने वाला था। पल्लवी हैरानी से आंगन में सजी बड़ी कढ़ाइयां और मोहल्ले की चाचियों को देखकर दंग रह जाती है और मीरा से कहती है, ये सब मोहल्ले की चाचियां यहाँ क्या कर रही हैं मीरा? तुमने इन्हें बुलाकर तमाशा बना दिया। माँ जी को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी। भाभी, माँ जी को घर का स्वाद चाहिए था और इन हाथों से बेहतर स्वाद इस पूरे शहर में कहीं नहीं है। और मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, ये इस घर की परंपरा है।
शाम की ठंडी हवा में देसी घी की सौंधी खुशबू और मसालों का तीखापन घुल चुका था। पल्लवी और रीना ने सोचा था कि मीरा अकेले जूझते हुए थक जाएगी और अंत में उनसे मदद की भीख मांगेगी, लेकिन मीरा ने पूरे मोहल्ले की पुरानी औरतों को इकट्ठा कर एक ऐसी कुकिंग आर्मी तैयार कर दी थी जिसे हराना नामुमकिन था। भाभी, पर ये सब बहुत मिडिल क्लास लग रहा है। गेस्ट आएंगे तो क्या सोचेंगे? कम से कम उन्हें अंदर किचन में तो छुपा देती। रीना, शहर के लोग कंक्रीट के जंगलों में मिट्टी की महक ढूंढते हैं। आज उन्हें वो लाइव कुकिंग देखने को मिलेगी जो किसी 5 सितारा होटल में भी नसीब नहीं होती। तुम बस ड्रिंक्स और सलाद का काउंटर देख लो। रीना चुप हो गई क्योंकि उसे अपनी सहेलियों के सामने स्टेटस की चिंता थी। लेकिन तभी पहली गाड़ी गेट पर रुकी। शहर के मेयर और उनकी पत्नी अंदर दाखिल हुए। निर्मला जी ने रेशमी साड़ी और मोतियों के हार में उनका स्वागत किया, पर उनकी नजरें बार बार पीछे रसोई की ओर जा रही थी। आइए आइए, आज आपको पुरानी यादें ताजा कराते हैं। खाना बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा हमारे पुरखों के समय बनता था। अरे निर्मला जी, गेट से ही ऐसी खुशबू आ रही है कि भूख बढ़ गई। सुना है आपकी छोटी बहू ने खुद सारा इंतजाम संभाला है। निर्मला जी ने एक पल के लिए गर्व से सिर ऊंचा किया। उन्होंने देखा कि आंगन में पीतल की बड़ी कढ़ाइयों के पास खड़ी मोहल्ले की औरतें गीत गाते हुए खीर चला रही थी। ये नजारा इतना भव्य और आत्मीय था कि पल्लवी की मॉडर्न प्लानिंग इसके सामने फीकी पड़ गई। पल्लवी कोने में खड़ी जल भुन रही थी। देखना, अभी नमक का डब्बा गायब करती हूँ। बहुत हवा में उड़ रही है ना, अभी जमीन पर आ जाएगी। भाभी रहने दो, मम्मी जी बहुत गुस्से में है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम भी लपेटे में आएंगे। पल्लवी ने रीना की बात अनसुनी कर दी। जैसे ही मीरा मेहमानों को पानी पूछने आगे बढ़ी, पल्लवी दबे पांव मुख्य कढ़ाई की तरफ बढ़ी। उसका इरादा दाल मखनी में मुट्ठी भर नमक डालने का था ताकि खाना खाने लायक न रहे और सारा इल्जाम मीरा पर मढ़ दिया जाए। भाभी, दाल में नमक कम लगा क्या? मैंने चख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप शायद हींग का डिब्बा ढूंढ रही हैं, वो तो मैंने अलमारी में बंद कर दिया है। नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि जल ना जाए। तुम तो शक करने लगी। मीरा की नजरों ने पल्लवी को अपनी जगह पर जमा दिया। उसे एहसास हो गया कि मीरा सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, बल्कि हर चाल पर नजर भी रख रही थी। शहर की इस संपन्न हवेली में अब ईर्ष्या की हार और सलीके की जीत हो रही थी। तभी खाने की टेबल खुल गई। वाह मीरा, ये जायफल वाली खीर बिल्कुल वैसी ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी। 200 क्या 2000 लोग भी आ जाएं तो इस स्वाद के आगे सब फेल है। अरे लाजवाब, ऐसा खाना सालों बाद खाया है। मेहरा जी, आपकी बहू तो हीरा है, हीरा। निर्मला जी की आंखों में जो चमक थी वो मीरा के लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। पल्लवी और रीना अब मजबूरी में मेहमानों को प्लेटें पकड़ा रही थी क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। मीरा ने दिखा दिया था कि मैनेजमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसों में नहीं बल्कि घर के चूल्हे और रिश्तों के तालमेल में भी होता है। अगली बार जब कोई जिम्मेदारी आए तो बहाने मत बनाना। मीरा से सीखो कि घर कैसे चलाया जाता है। आज तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया बहू। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है माँ जी। और हाँ, भाभी और रीना ने भी अपना अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। मीरा का ये आखिरी कटाक्ष पल्लवी और रीना के चेहरे पर तमाचे की तरह लगा। शहर की उस रात में 200 लोगों का पेट भी भरा और एक परिवार के भीतर दबे हुए अहंकार का अंत भी हुआ। मेहरा निवास आज वाकई एक घर बन गया था। महल की ऊंची दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थी, उनमें पीढ़ियों की कहानियां दबी थी। कुछ गौरव की, कुछ शर्म की और कुछ जिन्हें कभी बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। रात का वक्त, राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच खड़ा 200 साल पुराना महल। चांदनी उसके संगमरमर पर चुपचाप बिछी हुई है। अनन्या पहली बार इस महल में कदम रखती है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी। डरो मत अनन्या, ये घर जितना बड़ा दिखता है उतना ही शांत है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम आराम से कदम बढ़ाओ। शांत जगहें कभी कभी ज्यादा बोलती हैं, बस आवाज सुनाई नहीं देती। और मैं घबरा नहीं रही,
बस इस नई जगह का अवलोकन कर रही हूँ। राजवीर ने इसे मजाक समझा, पर अनन्या ने पहली रात कुछ महसूस किया था। महल में अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम से नहीं, माहौल से आती है। मुख्य हॉल में राजमाता देवयानी बैठी है, सफेद साड़ी, तीखी आंखें। शाही खानदान में स्वागत है। यहाँ इज्जत सबसे ऊपर होती है और सवाल कम पूछे जाते हैं। इज्जत सवालों से नहीं गिरती, गलतियों से गिरती है। मैं सिर्फ सच जानना चाहूंगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नई बहू ने पहली मुलाकात में ही सीधी रेखा खींच दी थी। राजमाता की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे शिकार और शिकारी आमने सामने हो। इतने में रणविजय सिंह हाथ में पुरानी फाइल लिए हुए धीरे धीरे अंदर आते हैं और अनन्या से कहते हैं, इस घर में जो दिखता है वही सच होता है। बाकी बातों में पढ़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो तुम बस अपने काम से काम रखना। अगर सब कुछ आईने की तरह साफ होगा तो कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं होगी। और मैं तो बस समझना चाहती हूँ, उलझना नहीं। अनन्या की आवाज में विद्रोह नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। पर कई बार जिज्ञासा सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। रात गहराती है और अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी है। कमरा आलीशान था, सुनहरे पर्दे, झूमर, भारी पलंग। पर एक कोना थोड़ा अजीब था। दीवार पर पुरानी तस्वीर थी जो टेढ़ी लटकी हुई थी। अनन्या पास जाती है और तस्वीर में एक औरत है जिसका चेहरा हल्का खरोंचा हुआ है। अनन्या उसे गौर से देखती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरा अंदर आती है और अनन्या को देर रात तक जागते हुए देखकर वो कहती है, मालकिन, रात ज्यादा हो गई है। ये महल रात में जागता है। आप जल्दी सो जाइए। ये तस्वीर किसकी है और ये चेहरा क्यों खरोचा हुआ है? ये सब क्या है? किसने किया है? ये कौन है? मीरा का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे किसी ने पुराने घाव को अचानक कुरेद दिया हो। मीरा अनन्या से कहती है, कुछ तस्वीरें देखनी नहीं चाहिए और कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये महल सब याद रखता है। और सच, क्या वो भी यहीं कहीं दबा है या किसी ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया है? इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। ये कौन है? बस धीरे से तस्वीर सीधी करके कमरे से बाहर चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज असामान्य रूप से भारी लगती है। अनन्या अपने कमरे में अकेली रह जाती है। बाहर हवाएं तेज हो गई है। महल की गलियों में सीटी जैसी आवाज गूंजती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नई बहू को लगा ये घर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, यहां जरूर कोई बड़ा रहस्य दबा है। अचानक नीचे से तेज आवाज आती है, किसी चीज के गिरने की। अनन्या बाहर निकलती है। लंबा अंधेरा गलियारा और दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है। नीचे हॉल में राजमाता और रणविजय खड़े हैं। एक पुराना संदूक खुला हुआ है। राजमाता कहती है, ये फाइल यहाँ कैसे आई? मैंने इसे बंद करवाया था। किसने छुआ इसे? घर में नया कोई आया है और नई आंखें ज्यादा देखती है। अनन्या सीढ़ियों से उतर के वहां आती है। संदूक के अंदर पुराने अखबार और एक तस्वीर झलकती है, उसी औरत की जिसका चेहरा खरोंचा गया था। अनन्या उस तस्वीर को देखते ही कहती है, शायद सच खुद बाहर आना चाहता है। कितने सालों से इसे दबा कर रखा है? किसका नाम मिटाया गया है? मुझे तो लगता है कि इस महल की दीवारें जितनी ऊंची हैं और किसी बड़े रहस्य की साजिश की शिकार हैं। सच क्या है, बताइए मुझे। अनन्या, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। इसके लिए अभी ये सही समय नहीं है। कुछ बातें बाद में समझ आती है। तुम जाओ यहां से। रणविजय की आवाज में घबराहट थी, जैसे वो कुछ जानता हो पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अनन्या की बातों में कई सारे सवाल थे जो राजवीर और राजमाता की उलझने बढ़ाने के लिए काफी थे। इस घर की इज्जत दांव पर है। पुरानी बातों को उठाना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम अभी नई नई इस घर में आई हो। तुम्हें इतना कुछ जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ। इज्जत?
सच से बनती है माँ जी, झूठ से नहीं। और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? जब सच सामने आएगा तभी तो उसका कुछ हल निकाला जा सकता है। अनन्या की बातों में निडरता थी। कमरे की हवा भारी हो गई। संदूक खुला हुआ था, फाइल आधी बाहर और सच बस एक कदम दूर। महल की दीवारें गूंज उठी, जैसे बरसों बाद किसी ने उनसे जवाब मांगा हो। तस्वीर का वो खरोंचा हुआ चेहरा सामने था। उसकी आंखें अब भी जैसे देख रही हों। शाही खानदान के चमक के पीछे एक साया खड़ा था, और उस साये का नाम अभी किसी ने नहीं लिया था। महल की रातें लंबी होती है, और लंबी रातों में सच अक्सर करवट बदलता है। संदूक बंद कर दिया गया था, पर सवाल अब खुल चुके थे। सुबह की हल्की धूप संगमरमर पर फैल रही है, पर महल के भीतर ठंडक वैसी ही है। अनन्या बालकनी में खड़ी है, राजवीर भी उसके बगल में खड़ा है। नीचे आंगन में राजमाता पूजा कर रही है। राजवीर अनन्या से कहता है, तुमने कल जो किया वो इस घर में कोई नहीं करता। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी बीती बातों को उभारने की? कुछ बातें बस दबी रहने दी जाती है। दबी हुई चीजें सड़ने लगती है,